नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। बुंदेली माटी के सपूत और मां शारदा के वरद पुत्र डॉक्टर अभद किशोर जड़िया, जिन्हें पिछले दिनों भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी कलम से बुंदेली, ब्रजभाषा और हिंदी में ऐसी तमाम कृतियां रची हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। एक छोटे से इलाके से आने वाले डॉक्टर अभद किशोर जड़िया के लेखन की क्या विशेषता है, ये जानने के लिए आज हम उनके साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे उनके लेखन पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब पहली बार आपने अनाउंसमेंट सुना कि पद्मश्री से आपको नवाजा गया है, आपने अपनी किताबें पलटी और देखा कि ये कौन सी कविताएं हैं जो सरकार को इतनी पसंद आ गईं। लोगों को तो पसंद आती थी, उस पर जो रिसर्च वर्क सरकार ने किया, तो आपको क्या लगा कि वो लेखन में क्या उन्होंने देखा है? हुआ ये कि मैं कई बार अपनी कविताएं पढ़ता था जी। तो मुझे लगता था यार कितना बढ़िया लिखा है। फिर मैं दूसरे ही सेकंड मुझे ये विचार आता था कि इनका मूल्यांकन कौन करेगा। जी। तो अब मुझे लगा कि नहीं, वो शारदा का प्रसाद है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए और हुआ। तो मुझे अपेक्षा तो इस तरह की कुछ नहीं थी कि ये सब होगा, लेकिन जब हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वभावतः अच्छा लगना ही चाहिए। और मुझे लगा कि वाकई में शारदा ने जो प्रसाद दिया है उसका मूल्यांकन भी करवाया है और उसके वजह से ये सब हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। एक बात जो मुझे आपके लेखन में थोड़ा अलग नज़र आती है, आज जो दौर है साहित्य का, उसमें तुकबंदी को तवज्जो दी जाती है और चलतू जो प्रचलित शब्द हैं उनका इस्तेमाल करके एक शिल्प रचा जाता है। आपकी कोशिश ये रहती है कि भाषा विज्ञान का के जो कर्तव्य हैं वो पूरे हों आपकी रचना में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी। मेरा ये सोचना रहता है जी। कि अगर साहित्य से आप शब्द की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप संस्कृति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप साहित्य की सेवा नहीं कर रहे हैं और आप शास्त्र की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल खाना पूर्ति करना, शब्दों को जोड़ना कोई मायने ही नहीं रखता। अगर उसमें कलात्मकता ना हो, उसमें चित्रात्मकता ना हो, उसमें ह्यूमनाइजेशन ना हो, उसमें अलंकारिकता ना हो, उसमें ध्वनि पैदा ना हो, उसमें वक्रोक्ति पैदा ना हो, और जो हमारा पिंगल शास्त्र है, संयोग से आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी का जो पहला आचार्य कवि है वो बुंदेलखंड से है और अंतिम आचार्य भी बुंदेलखंड से। बीच में पूरा हिंदुस्तान है। जो यहाँ का पहला महाकाव्य है जगने काला खंड, वो बुंदेली में लिखा गया। बुंदेली की जो उपबोली है बनाफरी, उसमें लिखा गया है। तो ऐसे समर्थ साहित्य की धरती, जहाँ से हिंदी में काम हुआ, ब्रजभाषा में काम हुआ, लोक भाषा में काम हुआ, और अगर उस परंपरा को हम छोड़ दें तो हम अपनी धरा के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी भूमि के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर सरस्वती चाहती है तो हमको उसमें वो कलात्मकता पैदा करनी चाहिए, वो अलंकार पैदा करना चाहिए, वो शब्दों का कौतुक पैदा करनी चाहिए, शब्दों का कौशल पैदा करना चाहिए कि उसमें एक चमत्कार पैदा हो। और बुंदेली से जो इतर क्षेत्र है वहाँ पर बुंदेली को सराहा जाए, वरना बुंदेली को सुनेगा कौन? अगर आप ठेठ बुंदेली रखते हैं, चालू भाषा रखते हैं, उसमें कोई दम पैदा नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो उसको कौन स्वीकार करेगा? मैंने तमाम जगह बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। संगम में इलाहाबाद में मुझे 4 मिनट का टाइम मिला, बोले आप बुंदेली का प्रतिनिधित्व करिए, मैंने वहाँ किया। हिंदुस्तानी एकेडमी है जो देश की सबसे पुरानी एकेडमी अंग्रेज़ों के ज़माने की, वहाँ बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। बम्बई में ब्रजमंडल में मैंने बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। चेन्नई में यूपी फेडरेशन थी जहाँ कुछ लोग सब हिंदी समझते थे, वहाँ बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। तो करना ये चाहिए कि जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारी मूल बात है, शिल्प है। आप देखिए यहाँ केशव हुए, कितना शिल्प पैदा किया कि रामचंद्रिका के लोग अर्थ नहीं निकाल पा रहे। पद्माकर ने जो कूलन में, केलन में, तो ये वृत्तानुप्रास का अनोखा उदाहरण है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं से पढ़ाया जाता है तो पद्माकर के इस छंद के कोई टक्कर नहीं है। और भूषण की कालकाशी किलक कलेऊ देद काल को क्या ककार चला गया। और कलेऊ जो बुंदेलखंड का शब्द है, यानी भूषण ये कहना चाहता है कि ये युद्ध जो है सवेरे का है, इसलिए कलेऊ दे रही है बर्छी, वो तलवार। और दोपहर को हमारे हम दोपहर का भोजन होगा, शाम को ब्यारी होगी, वो कहना चाहता है कि सवेरे का समर है। ये भी व्यंजित होता है। तो ये सारी व्यंजनाएँ, ध्वनियाँ जो कविता में पैदा होती है, उसको अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने मूल से हट जाएंगे। हमारा जो गौरव था, इतिहास था, जो साहित्य का समृद्ध परंपरा थी, उसको अगर हम निर्वाह नहीं करेंगे तो हम न्याय नहीं कर रहे हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि ये सब होना चाहिए। राष्ट्र शौर्य और भाषा पर बहुत सारे लेख कविताएं मैंने पढ़ी आपकी, लेकिन आपका श्रृंगार भी बहुत अनोखा होता है। जी, जी। आपकी नायिका एक गांव की महिला होती है जो जी, जी। सुबह खेत में जाती है। हाँ। वो सौंदर्य खोजने की प्रेरणा आपको बुंदेलखंड में कैसे मिली? हालांकि आपकी पृष्ठभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि सब बुंदेलखंड रहा है, जी, जी। लेकिन बुंदेलखंड ने कितनी मदद की आपको लिखने के लिए, और वो श्रृंगार कैसे रचते हैं? वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पोस्टिंग एक देहात में थी। सामने झरना झरते थे, जंगल था। मैं 40 साल से ऐसे क्षेत्र में जहाँ सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, लेकिन मैं वहीं रहा। मुझे प्रकृति ने वहाँ बहुत आकृष्ट किया। मैंने देखा गांव के किशोर की, किशोरियों की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, उसमें कितनी निश्चलता है, उसमें कितना आकर्षण है और उसमें कितना श्रृंगार है। तो ये सब बातों ने मुझे आकृष्ट किया और मैं एक तरफ मरीज की दवाई लिखता था और दूसरे रजिस्टर पर कविता लिख देता था, क्योंकि कविता तो अवतरित होती है। वो जो भाव आया मैंने लिख दिया। आप जो कह रहे हैं, मैंने श्रृंगार में बहुत काम किया, निर्वेद से श्रृंगार का, क्योंकि जो परिणति है वो निर्वेद में है। जो लौकिक श्रृंगार वो पारलौकिक पे चला जाता। तो भौतिक श्रृंगार, लौकिक श्रृंगार भी मैंने बहुत सब लिखा है और उसमें सब सारा काम मेरा श्रृंगार पर ही है। मेरा एक निवेदन है, आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता हंसिया है, जिसमें नायिका का वर्णन है जो सुबह खेत पे जाती है। जितनी भी याद हो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। वो क्या है कि मैंने एक पूरा दिनचर्या लिखी है नायिका की। जी। तो वो उसके क्रम में वो जब चारा काटने जाती है, उस बीच का वो छंद है, वो पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं उसको शुरू के और उसके एक आध दो छंद स्मरण करता हूँ, आपको रखता हूँ। वो सवेरे से दिनचर्या शुरू होती 4 बजे से। 4 बजे से चले चकियाँ, स्वर चारु चुरीन में गाऊ तीनोनी। प्रात सो सूर्य की स्वर्ण छटा बिच, घूंघट घाल के डारे ठगोनी। दोनी चली कर वे कर दोनी ले, ओ कटी बीच कसे कर दोनी। पैज न काहू सो पावन पैज ना, गावन बीच चली है सलोनी। चीकने हाथन चीकनो गोबर, लीपत है अंगना अंगना। इसमें अंगना का श्लेष शब्द देखते जाएं। लीपत है अंगना अंगना, चीकने हाथन चीकनो गोबर, लीपत है अंगना अंगना। थप थोरत में खन के कंगना, वो चारू से चौक में चौक सुचारू। लगो ढिक पोतनी को पुतना, और भोरी सी गोरी यही जन्मे, सजना के लिए ही सदा सजना। इस तरह से वो नायिका जब खेत पर जाती है तो एक मुट्ठी वो चारा काटती है, तो उसका शिल्प देखिए, उसका जो दृश्य, जो पिक्चरिज्म है कविता का, वो देखिए। हमारे यहाँ चारा काट के एक मुट्ठी में चारा रखते हैं, एक में हंसिया चलता है। तो एक मुट्ठी में पूरी पूरी चारे की, एक में नृत्य करे हंसिया। और गोरी के एक इशारे पे, मानवीकरण देखें, गोरी के एक इशारे पे चारे बेचारे के प्राण हरे हंसिया। कोमल हाथ के, होता क्या है कि उपनायक, अगर नायिका कुछ उपनायक से कहती है तो उपनायक बड़ी तत्परता से करता है। वो ये नहीं देख रहा कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में देखें, एक मुट्ठी में पूरी पूरी चारे की, एक में नृत्य करे हंसिया। और गोरी के एक इशारे पे चारे बेचारे के प्राण हरे हंसिया। कोमल हाथ के साथ में आय के, पाप करे न डरे हंसिया। और गोरी हंसे हंसिया सठ पे, लख गोरी को हास भरे हंसिया। गोरी को हास भरे। बहुत सुंदर। तो ये वो कृतियां हैं, ये वो साहित्य है जिसको पद्मश्री के लिए चुना गया है। ये पूरे बुंदेलखंड का गौरव है कि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया बुंदेलखंड से आते हैं और उनके इस पुरस्कार ने पूरे बुंदेलखंड का सिर ऊपर कर दिया है। आज की इस खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।